सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जूलॉजी विषय में विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आज हम डाइजेशन इन बक्कल कैविटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बक्कल कैविटी है उसमें डाइजेशन कैसे संपन्न होता है। इससे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डाइजेशन है वो क्या होता है, किसे हम डाइजेशन हम कहेंगे। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते रहते हैं और उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हम कर पाते हैं। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन का पाचन है वो आहार नाल में संपन्न होता है। तो ये पाचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। जैसा कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जटिल रूप में होता है। तो सरल शब्दों में यदि हम डाइजेशन या पाचन को परिभाषित हम करें तो भोजन के जटिल रूप का सरल रूप में रूपांतरण है वो डाइजेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल में रूपांतरण पाचन कहलाता है। यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें अणु अणु जो है काफी बड़े होते हैं, जो कि हमारे शरीर में सीधे ही उपयोग में नहीं लाए जा सकते। इस हेतु जो लार्ज इनसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में रूपांतरण होना हम पाचन कहेंगे। यानी आहार नाल में जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरण पाचन कहलाता है, जिसके बाद में जो सूक्ष्म अणु होते हैं वो शरीर में आहार नाल से ब्लड में पहुंचते हैं और हमारे शरीर के काम आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाचन के दौरान जो भोजन होता है वो सिंपल और सोल्यूबल पदार्थों में कन्वर्ट होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाचन तंत्र को यहाँ इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ इसोफेगस है, उसके बाद में भोजन है वो स्टोमक में, यानी यहाँ भोजन है वो बक्कल कैविटी से ग्रास नाल में पहुंचता है, ग्रास नाल से स्टोमक में अमाशय में पहुंचता है, वहां से डुओडेनम या ग्रहणी में आ जाता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत्र में पहुंचता है। उसके बाद भोजन है वो छोटी आंत्र से होता हुआ भोजन है वो बड़ी आंत्र में चला जाता है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भोजन का अधिकांशतः पाचन है वो संपन्न हो जाता है। उसके बाद में जो अपचित भोजन है वो यहाँ रेक्टम एनस से होता हुआ शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस चित्र में एक बार आप फिर देखिए, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें मुख्यतः आहार नाल और साथ में सहायक जो पाचक ग्रंथियां हैं वो आती है, जिनमें हमारा जो भोजन है वो भोजन जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित होगा, यानी उसका पाचन होगा। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आहार नाल होती है, आहार नाल माउथ से प्रारंभ होती है। पहले माउथ है, फिर फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये हमारा पाचन तंत्र का आहार नाल वाला भाग है, जिसमें जो भोजन है वो माउथ से हम ग्रहण करते हैं और उसके बाद में फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक से होता हुआ छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में से गुजरता है। उसी दौरान भोजन का पाचन संपन्न होता है। यानी ये जो यहाँ जिस चित्र दिखाया गया है, ये जो एरिया है यहाँ भोजन का डाइजेशन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इस चित्र के द्वारा आप देखने का प्रयास करें कि ये फूड है और जो भोजन होता है उसे हम दो भागों में, उसका जो डाइजेशन है वो दो भागों में बांट सकते हैं, फिजिकली या मैकेनिकल, और एक होता है केमिकल। यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं बक्कल कैविटी में या माउथ में, उसको चबाया जाता है,
यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। उसके बाद में जो भोजन होता है उस पर केमिकल क्रियाएं होती है, यानी जो भोजन के जो लंबे जो अणु अणु होते हैं, जो जटिल जो पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है, उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्रिया करते हैं, जिससे भोजन को सूक्ष्म अणुओं में रूपांतरित किया जाता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें कि एंजाइम भाग लेते हैं, वो केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, डाइजेशन यानी वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरित होते हैं, तो पाचन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्च का जो है अणु है वो दिखाए गए हैं। ये स्टार्च है, इसके ऊपर एंजाइम क्रिया करता है और इसे छोटे-छोटे ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है। तो ये क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। यानी ये जो भोजन का रूप है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल भोजन है ये। ये कौन सा रूप हो गया? सरल रूप हो गया। ये क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, ये प्रोटीन है, प्रोटीन की लंबी चेन है। प्रोटीन में हम जानते हैं कि एमिनो एसिड की चेन होती है, तो यहाँ पर एंजाइम क्रिया करता है और इस प्रोटीन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ देता है, यानी छोटे-छोटे यानी एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में रूपांतरित हो जाता है। इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। इस चित्र में एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ स्टार्च को दिखाया गया है और इसके ऊपर एंजाइम जो क्रिया करते हैं, तो ये छोटे-छोटे ग्लूकोज के अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ प्रोटीन है, जिसके ऊपर प्रोटीज एंजाइम जब क्रिया करता है, तो प्रोटीन यानी प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी होती है और इस प्रोटीन को प्रोटीज एंजाइम यानी जो पाचक एंजाइम होते हैं, वो छोटे-छोटे एमिनो एसिड यानी छोटे-छोटे अणुओं में इसको तोड़ देता है। इसी प्रकार इसमें देखिए, भोजन के जो भोजन का जो कॉम्प्लेक्स रूप है, बड़े-बड़े अणु जो है, लार्ज जो मॉलिक्यूल हैं, उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन क्रियाओं को हम कहेंगे डाइजेशन या पाचन। पाचन के प्रकार की यदि हम बात करें, तो चूंकि पाचन की जो क्रिया है वो एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है, जो कि माउथ से प्रारंभ होती है और एनस पर खत्म हो जाती है। जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि जो एक डाइजेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसमें भोजन को हम ग्रहण करते हैं और बक्कल कैविटी में माउथ में ही दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है और उसको हम तोड़कर छोटे-छोटे पीस में टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में केमिकल डाइजेशन होता है, यानी जो भोजन है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो उसके ऊपर क्रिया करते हैं। एक अन्य प्रकार से यदि हम इस डाइजेशन को हम परिभाषित करें, तो ये दो प्रकार का होता है। एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है, यानी इस प्रकार का पाचन, जब पाचन की जो क्रियाएं होती है वो कोशिका के अंदर ही होती है, उसे हम अंतःकोशिकीय पाचन कहेंगे। यानी सेल जो होती है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के दो जो पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ है, उसे कोशिका ग्रहण करके अपने अंदर डालती है और कोशिका अपने अंदर ही एंजाइम की सहायता से उसका पाचन करती है। कोशिका के अंदर होने वाले इस प्रकार के पाचन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। इसी प्रकार एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। वह क्रिया, पाचन की वह क्रिया जो कोशिका से बाहर संपन्न होती है, यानी कोशिका से बाहर किसी नली में, किसी कैविटी में, या हम कह सकते हैं जब आहार नाल में पाचन की क्रिया संपन्न होती है, तो वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन माउथ, यानी माउथ में पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि बक्कल कैविटी यानी माउथ कैविटी से ही भोजन का जो डाइजेशन है वो प्रारंभ हो जाता है। वहाँ मैकेनिकल डाइजेशन के द्वारा भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। उसके बाद में केमिकल डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। माउथ के अंदर हमें पता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे सलाइवा का स्राव होता है और सलाइवा के द्वारा भी भोजन का पाचन संपन्न होता है। सलाइवा में मुख्यतः पानी होता है और इसके अलावा अनेक प्रकार के पदार्थ इस सलाइवा में पाए जाते हैं। हमारे
बॉडी के अंदर मुख्य 3 जो सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। एक तो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कान के नीचे होती है, जो यहाँ दिखाई गई है पैरोटिड। एक होती है सब मैंडिबुलर, जो मैंडिबल या जबड़ों के नीचे यहाँ होती है, ये सब मैंडिबुलर है। एक सब लिंगुअल होती है जो जीभ के नीचे होती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इनका जो स्राव होता है उसे हम सलेवा कहते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो पदार्थ है, जो डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या कहलाता है? सलेवा कहलाता है, सलेवा जूस कहलाता है, लार रस कहलाता है। एक बार फिर चित्र में देखिए, यानी जो बाह्य कर्ण है उसके नीचे सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उसे हम कहेंगे पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। इसी प्रकार निचले जबड़ों के कोने में यहाँ पर सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड्स होती है, और हमारी जो जीभ होती है, इस जीभ के नीचे सब लिंगुअल नामक सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। इस तरह हमारी बॉडी में जो ये 3 सलेवरी ग्लैंड्स होती है, इन तीनों ही ग्रंथियों से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन माउथ कैविटी में आ जाता है, बक्कल कैविटी में आ जाता है, तो इन तीनों ही लार ग्रंथियों से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, यानी सलेवा का स्राव होता है। और यह सलेवा जो ग्रहण किया गया जो भोजन है उसे पचाने में सहायक होता है। यदि हम सलेवा की कंपोजिशन यानी उसके संगठन की बात करें कि सलाइवा में क्या क्या होता है, तो सलाइवा मुख्यतः सलाइवा में पानी होता है। 99% से अधिक मात्रा में सलाइवा में पानी होता है। अनेक प्रकार के साल्ट्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे एक सलाइवरी अमाइलेज नामक, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। इसके अलावा एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम सलाइवा में पाए जाते हैं। कुछ साल्ट हो गए, अधिकतर पानी हो गया, कुछ म्यूकस हो गया। इस तरह से सलाइवा में कई पदार्थ पाए जाते हैं। एक बार फिर से यहाँ देखिए कि सलाइवा में वाटर है यानी पानी है, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट साल्ट वगैरह हैं, म्यूकस भी हैं, एंजाइम भी है। एंजाइम में मैंने बताया कि लाइसोजाइम होता है, एक सलाइवरी अमाइलेज या जिसे हम टाइलिन कह सकते हैं, ये होता है। तो इस तरह से जो सलाइवा स्रावित होता है उसमें भोजन को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे हम टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि सलाइवा जो है उसका उसका जो मुख्य काम क्या है। यानी सलाइवा का संगठन हमने देख लिया, जिसमें कि अनेक पदार्थों के अलावा उसमें एंजाइम है, भोजन को पचाने का काम करेगा एंजाइम। तो सलाइवा जो है उसका डाइजेशन तो मुख्य काम है ही है। इसके अलावा जो सलाइवा होता है वो बफर का काम भी करता है, लुब्रिकेशन का काम भी करता है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी सलाइवा करता है। इसके अलावा जो हमारे बक्कल कैविटी की जो क्लीनिंग है, सफाई है, वो भी सलाइवा के द्वारा संपन्न होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी शरीर से बाहर उत्सर्जित करने में सलाइवा हेल्प करता है। वाटर बैलेंस का काम भी सलाइवा करता है, जल संतुलन का काम, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है उस समय सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा का सिक्रेशन बंद कर देती है। यानी जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो लार का निकलना बंद हो जाता है, जिससे कि हमें हमारा जो माउथ है या कहीं बक्कल कैविटी है वो ड्राई हो जाती है और हमें शरीर में पानी की कमी का एहसास होता है। इस तरह से सलाइवा जो है अनेक प्रकार के फंक्शन है वो संपन्न करता है। यहाँ देखिए कि सलाइवा का जो मुख्य काम है वो है भोजन को पचाना। यानी सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज यानी टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, वो हम जब भोजन बक्कल कैविटी में हम भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो यदि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट यदि उसमें उपस्थित है, यानी उसमें यदि स्टार्च है, स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड, यानी स्टार्च होता है तो स्टार्च को जो सलाइवरी अमाइलेज है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो एकमात्र यही होती है, जिसमें कि स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो पॉलीसेकेराइड है उसको सलाइवरी अमाइलेज है वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इतना ही यहाँ बक्कल कैविटी में पाचन संपन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया
कि जो सलाइवा है वो अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। डाइजेशन तो करती है स्टार्च का, जिसको माल्टोज में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जो भोजन है उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। इसके अलावा जो बक्कल कैविटी है उसका प्रोटेक्शन है, उसकी सुरक्षा भी करती है। अनेक प्रकार के जो भोजन में इरिटेंट्स आ जाते हैं ना, तो उसको उन पदार्थों को डाइल्यूट करके उससे हमारे जो बक्कल कैविटी है उसकी सुरक्षा करती है। इसके अलावा जो टेस्ट का ज्ञान है वो भी हमें सलाइवा से होता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम सलाइवा में होता है वह एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, यानी भोजन के साथ में यदि कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो उसे नष्ट कर देता है। यहाँ फिर से सलाइवा के फंक्शन को दिखाया गया है। अब जो सलाइवा जो स्रावित होता है वह सलाइवरी ग्लैंड से किस तरह से स्रावित होता है, ये एक प्रकार का नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल से निकलने वाला जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। ये दो तरह से नियंत्रित होता है, एक तो होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनल का मतलब है यानी जब बक्कल कैविटी में जब भोजन उपस्थित होगा तब ही यदि सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है या जन्म के तुरंत बाद हो रहा है तो वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, यानी यह क्रिया जो होती है, जो कंडीशनल है, यह क्रिया हम अपने पूर्व अनुभव से सीखते हैं। लर्न करने के बाद में सलाइवा का सिक्रेशन होता है और इसमें क्या होता है कि जैसे भोजन के विचार करने से, उसके दृश्य से, उसकी स्मेल से, गंध से ही यदि बक्कल कैविटी में सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी में मुख्यतः जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे सलाइवा का स्राव होता है। तो सलाइवा में अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, मोस्टली पानी होता है। इसके अलावा सलाइवा में एक पाचक एंजाइम भी होता है जिसे हम मुख्यतः जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करता है, वो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से बक्कल कैविटी से ही, माउथ से ही भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में भोजन जो है बक्कल कैविटी से नीचे यानी फेरिंक्स से होता हुआ इसोफेगस में से होता हुआ स्टोमक तक पहुंच जाता है। आप सभी को धन्यवाद।